ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए आप सभी का स्वागत है आज इस कक्षा में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्विप प्रत्यय को। आप क्विप प्रत्यय को एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं इसी पूर्व कृदंत प्रकरण में, और अब इस क्विप प्रत्यय को इन अर्थ विशेषों में तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी अर्थों में फिर से पढ़ रहे हैं। यह जो तीनों अर्थ हैं, तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी, यह अर्थ हमने कल इसके विषय में व्याख्यान हो चुका है। अब इन्हीं अर्थों में आज आप क्विप प्रत्यय का भी विधान पढ़ रहे हैं। आज आप पहले स्लाइड में क्विप प्रत्यय विधायक जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है उसे आप पढ़ेंगे और उसके उदाहरणों को जानेंगे, और दूसरी स्लाइड में क्विप प्रत्यय विधायक वार्तिक है, उस वार्तिक को भी आज आप यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्विप विधायक सूत्र यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने अष्टाध्यायी से उद्धृत किया। भ्राज, भास, धुर्वि, दितोर्जि, प्री, जु, ग्रावस्तुवः क्विप। इस सूत्र के द्वारा क्विप प्रत्यय का विधान किया जाता है। मित्रों, इस सूत्र में कुल 8 धातु पढ़े गए हैं जिनसे यह क्विप प्रत्यय का विधान किया जाता है, जिसमें से पहला जो धातु है वह है भ्राश धातु। यह जो भ्राश धातु है यह आपका भ्राज दीप्तौ, दीप्ति अर्थ में आता है। इसमें से ही जो यह दूसरा धातु है भ्राज और दूसरा है भाष, ये भी दीप्ति अर्थ में है। दोनों ही भ्वादि गण के हैं। अच्छा, और फिर अगला धातु है ये ध्रुवी, यह ध्रुव धातु है। यह है ध्रुवी हिंसाया, वह धातु। फिर है द्वितोर्जी। द्वितोर्जी में दरअसल 2 धातु हैं। एक तो द्युत, द्योतने धातु जो कि भ्वादि गण का ही है। एक है ऊर्ज धातु, ऊर्ज वल प्राणनयोः, यह धातु चुरादी का है। अतः यहाँ स्वार्थिक णिच का विधान आप देखेंगे, ये चुरादी का धातु है। अच्छा, उसके बाद प्री धातु है, ये दीर्घ ऋकारांत धातु है। आपने इस धातु को पहले भी पढ़ लिया है। प्री पालन पूर्णयो, यह धातु है ये। फिर है जू। मित्रों, ये जू धातु कहीं नहीं पीछे आया है, ये केवल सौत्र धातु है। यह केवल इस सूत्र में, और भी 1-2 और सूत्र हैं जिनमें इसका पाठ है, तो इसको कहते हैं सौत्र धातु। ऐसा धातु जिसको पाणिनि जी ने धातु पाठ में संग्रहित नहीं किया है, उधर संकलित नहीं है, सूत्र में ही बस पढ़ दिया है, ऐसे धातु को सौत्र धातु कहते हैं। और फिर 8वां धातु है, वस्तुतः ये स्तु धातु है, पर यहां पर यह स्तु धातु ग्रावन, इस नकारांत प्रातिपदिक के पूर्व में रहने पर यह स्तु ष्टुयि स्तुतौ धातु है ये। तो ये आपका बनेगा ग्रावस्तुत, इसका यह रूप बनेगा। स्तु धातु है ये, तो ग्रावस्तुवः, यहां तक ये बहुवचनांत पद है, और क्विप वो प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, ग्रावस्तुवः नहीं, ये पंचमी अंत है। ठीक है, और यह जो क्विप है यह प्रथमांत पद है। अतः क्विप प्रत्यय का इनसे विधान किया जाता है, इन 8 धातुओं से। अब आइए जानते हैं कि क्या इसका विधान, इन धातुओं से जो क्विप प्रत्यय का विधान किया गया है, तो क्या इसके प्रयोग बनेंगे। सूत्रार्थ आप देख ही रहे हैं। भ्राजादि अष्टभ्यः धातुभ्यः क्विप प्रत्ययः स्यात् तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी कर्तृषु अर्थेषु। यह इसका अर्थ आप जाने रहिए।
सबसे पहले है भ्राज धातु, तो उसके क्रमशः उदाहरण देखिए। भ्राज धातु का उदाहरण दिया है बिभ्राट और भास का दिया है भाहा। ये दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। एक बात और जाने रहिए, ये धातु हैं, ये जैसे देखो भ्राज धातु का उदाहरण केवल धातु का न दिया बल्कि उपसर्ग सहित का दिया है। तो इससे ये पता चलता है ये धातु चाहे तो सोपसर्गक हो या फिर केवल केवल धातु ही पढ़े गए हों, दोनों ही स्थितियों में यह क्विप होता है। तो वी उपसर्ग पूर्वक भ्राज धातु से क्विप प्रत्यय किया, वी भ्राज क्विप। क्विप के विषय में आप जानते हो सर्वापहारी लोप होता है, यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। पकार का हलंतम से संज्ञा तस्य लुप से लोप, ककार की लशकुतद्धिते से, इकार की उपदेश से, और बचे खुचे जो वकार है उसकी वेरक प्रत्यय से संज्ञा तस्लोप से लोप हो जाता है। सर्वापहारी लोप है, प्रत्यय का कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं प्रत्यय का कुछ अवशिष्ट नहीं रहा तो अभी प्रत्यय किसी काम का ना रहा, बेकार हो गया। ये प्रत्यय आपका कित है, पित है, जो मान करके से व्यवहार किए जा सकते हैं धातु में, वो आप देखिएगा। कोई प्रत्यय का सर्वापहारी लोप होने के बाद एक कृदंत तो कम से कम कहलाएगा ही, तो कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुआदि विभक्तियां यहाँ पर आती हैं। तो वि भ्राज और ये बन गया आपका विभ्राज। अब विभ्राज से आपने सुआदि विभक्ति लाए तो विभ्राज सु, और एक सूत्र है वृश्य भ्रज राज छशाम भ्राज धातु उसमें स्पेशल पढ़ा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा जकार को शकार हो जाएगा, मूर्धन्य शकार। तो वह आपने कर दिया, तो स्थिति हो गई आपकी विभ्रा श। और इस शकार को झलाम जसवंते सूत्र द्वारा जस्त कर लीजिएगा तो बन जाएगा विभ्राड, और डकार को भावसानी सूत्र से वैकल्पिक चर्त हो जाता है। तो इन दो रूपों की सिद्धि हो जाती है, विभ्राट, विभ्राट, विभ्राजऊ, विभ्राजह, ऐसे रूप चला लीजिएगा। ये शब्द मूल रूप से जकारांत है, संधि के कारण कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका यह प्रक्रिया होगी। अब आइए अग्रिम धातु में देखिए, भास धातु से कोई प्रत्यय किया, भास धातु दीप्ति अर्थ में है तो भाष क्विप, और सुआदिकार किए तो भाष क्विप का सर्वापहारी लोप और प्रातिपदिक संज्ञा के अनंतर सु आ जाएगा, सु का स बचता है, भाष ऐसा बचेगा। और इस सकार को रुत्त विसर्ग कर दीजिएगा, जो कि अब धातु का सकार बचा है उसको, तो ये बन जाएगा भाह। इनके अर्थ क्या हो रहे हैं मित्रों, विभ्राट और भाह। इसका मतलब है जैसे विभ्राट है तो विशेष रूप से चमकने का शील है जिसका, तत्शील तत्धर्म है जिसका, तत्साधुकारिता है जिसकी, है यही भा, इसके भी अर्थ होंगे विशेष रूप से चमकने वाले स्वभाव है जिसका, धर्म है अथवा विशेष रूप से चमकना साधुकारता, इसकी है, इसके कोई भी एक अर्थ आप कर लीजिएगा। इन्हीं अर्थों में प्रत्यय विधान हो रहा है, भूल न जाइएगा कहीं इन अर्थों को। ठीक है, ये दो उदाहरण यहां पर दे दिए। अब तीसरी इसमें जो धातु पढ़ी है वो है ध्रुवी, है ध्रुव धातु, गति स्थैर्य इस अर्थ वाली। तो अब इस धातु से क्या करिए, ध्रुव, इस धातु से ध्रुवी गति स्थैर्य ये कहिए। तो इस धातु से ध्रुव, इस धातु का यह शेष रहेगा, इससे क्विप प्रत्यय कीजिए तो ध्रुव क्विप, यह स्थिति बची। क्विप का सर्वापहारी लोप ध्रुव स, ऐसी स्थिति रहेगी। अब मित्रों यहां पर धातु में जो वकार है वह र से पर में, इस ध्रुव धातु में ध्रुव र के बाद है व, तो इस सूत्र को स्मरण कर लीजिएगा, राल लोप। राल लोप सूत्र करता क्या है, रेफात, रेफ से परे, छवयोर लोप, छकार और वकार का लोप। तो भैया यहां पर है वकार तो उसका लोप हो जाएगा। परे क्या क्या होना चाहिए, क्व, या तो क्विप परे हो, कौमा झलादव किति गिति, या फिर झलादी कित गित परे हो। ठीक है, तो यहां पर क्विप प्रत्यय परे है तो क्या हो जाएगा, जो वकार है लोप हो जाएगा। वकार का लोप होकर की स्थिति बनेगी धोर श, सकार का अलंग्यादि लोप कर देना और इस रा को खर बसाने और विसर्जने से विसर्ग करके धूहु, इस प्रयोग को बना लीजिएगा। ठीक है, तो धूहु इसका अर्थ क्या होगा, तो इसके अर्थ के लिए
जैसे धू आपकी धातु थी, ध्रुवी हिंसा अर्थ में ये धातु का प्रयोग हुआ था, तो इसका यही अर्थ होगा कि हिंसा करने का सील है जिसका, या फिर धर्म है जिसका, अथवा साधुकारता है जिसकी, उसे हम बोलेंगे क्या, धूहु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अग्रिम धातु है इसमें द्वितोर्जी, मतलब पहली धातु है द्वित। तो द्वित धातु ये उपसर्ग पूर्वक इसको पढ़ा गया है, तो वी पूर्वक द्वित धातु, तो वी द्वित क्विप क्विप का सर्वहा परिलोप कर लीजिएगा, और विद्युत और ये सकार जो होगा ना, जो प्रातिपदिक संज्ञा के अनंतर आएगा, इसका भी हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, तो विद्युत बन जाएगा। तो विद्युत, देख दकार वाला भी रूप रह सकता है, विद्युत विद्युता, इस प्रकार से इसके रूप चला लीजिएगा। ये तकारांत शब्द है मूल रूप में। इसका मतलब होगा विशेषण द्योतति, विशेष रूप से जो चमकने का स्वभाव है जिसका, धर्म है जिसका, इस प्रकार से इसका अर्थ कर लीजिएगा। अब ऐसे ही अग्रिम धातु है ऊर्ज। तो इस ऊर्ज से, ये ऊर्ज चुरादी का धातु है, तो ऐसे ऋच करिए, क्विप करिए, और क्विप के परे रहते डेर एंट्री सूत्र द्वारा निच का लोप हो जाएगा, और क्विप का भी सर्वापारी लोप हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुआदि विभक्ति आ जाएगी, तो ऊर्ज स, और जकार का भी आपका हल्ग आदि लोप हो जाएगा, ऊर्ज यह स्थिति रहेगी। और जकार को चोहकु सूत्र द्वारा क्वित्त कर लीजिएगा, क्वित्त हो जाएगा तो जकार को हो जाएगा गकार, तो ऊर्ग, और गकार को कर लेना आप यहाँ पर वावसाने सूत्र से वैकल्पिक चर्त, तो एक बार हो जाएगा क, तो ऊर्क, जब ये न होगा तब बनेगा ऊर्ग। ठीक है मित्रों, ये दो तरीके के रूप यहाँ पर बनेंगे। बाकी शब्द के रूप कैसे चलते हैं, तो इसमें कई है, कुछ मानते हैं कि यह शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है, और कुछ इसके विशेष के अनुसार रूप चलाते हैं, तो ऊर्क, ऊर्ग, ऊर्जऊ, ऊर्जह, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। आप इसके रूप पीछे चला आए हो जब आपने हलंत प्रकरण पढ़ा था वहां पर, ठीक है, तो वहां से इसके रूपों को जान लीजिएगा। आइए अब अग्रिम धातु हम पढ़ते हैं जू, जो कि सौत्र धातु है। जू धातु से क्विप करिए सर्वापारी लोप करके, और इस जू धातु को भैया दीर्घ, ये तो ह्रस्व धातु पढ़ा गया है, ह्रस्व धातु पढ़ा गया है, तो पाणिनि चाहते से दीर्घ पढ़ सकते थे, ठीक है, ह्रस्व पढ़ा है लेकिन इस धातु को, और फिर एक पंक्ति लिखनी पड़ी इसको दीर्घ करने के लिए। दीर्घ करने के लिए यहाँ पर एक पंक्ति लिखी कि दृषि ग्रहणस्य अपकर्षणात् जवते दीर्घ। के बात यह है कि जो भ्रास भ्रास धुर्वी दितोर्जी प्री जू ग्रावस्त, वह यह जो सूत्र है, इसमें अन्यभ्योपि दृश्यन्ते, इस सूत्र के द्वारा दृषि, दृश्य धातु का अपकरण, अपकर्ष किया गया है। तो अपकर्ष करने से क्या होगा कि यह जो कुछ धातुओं को दीर्घ का विधान वहां पर किया गया है उस प्रकरण में, तो वह जो दीर्घ है उस वहां पर दृश्य धातु का यहाँ पर अपकर्षण मान लिया जाएगा, तो क्या है, अन्यभ्योपि दृश्यते, अर्थात कुछ धातुओं से दीर्घ भी देखा जाता है, ये अर्थ इसका करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, जू धातु में हम दीर्घ कर लेंगे। अतः पंक्ति लिखी वरदाचार्य जी ने कि द्रही, वो दृषि ग्रहणस्य अपकर्षणात् जवते है दीर्घ, अपकर्षण कर लेंगे, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ खींच लेंगे उस पद को, तो जवते है दीर्घ, अर्थात जू धातु को दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ कर देंगे तो जू स। अब तो इस सकार को, यह धातु अलंत अलंत कुछ है नहीं, ये तो अजंत धातु है, तो सकार को बाकायदा ऋतु विसर्ग करके जूहु यह प्रयोग बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो जू धातु है ये सौत्र धातु है, तो इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो जूहु का इसको वेग अर्थ में पढ़ा गया है। जू धातु को जुहू अर्थात वेग से चलने का स्वभाव है जिसका, धर्म है जिसका, तो साधुकारता है जिसकी, उसको इन अर्थों में पढ़ा गया है, ठीक है। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। ग्रावस्तुता, यहां पर ये स्तु धातु से केवल से नहीं विधान किया गया है और अन्य किसी उपसर्ग पूर्वक नहीं होगा। ग्राव, एक ग्रावन है, ग्रावन कहते हैं पत्थर को,
तो इसके उपपद रहते, पूर्व में प्रयोग रहते स्तु धातु से क्विप प्रत्यय का विधान किया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर लीजिएगा आप, आपकी धातु है यहाँ पर स्तु, तो ग्रावाणम स्तौति, तो स्तु धातु है भैया यहाँ पर, तो ग्राव स्तु क्विप, स्थिति पहले यह होगी ग्राव स्तु क्विप। यहाँ पर ये पहले तकार ना होगा, ये तकार कहाँ से आएगा, एक सूत्र है ह्रस्व प्रतिकृति तुक, उस सूत्र के द्वारा तुगागम हो जाएगा। ठीक है, हमने इसे यहाँ पर तकार सहित लिख दिया है, लेकिन आप उसे अलग समझिएगा कि वो जो तकार है वो ह्रस्व प्रतिकृति तुक से तुक वाला तकार है। तो जो पत्थर की स्तुति करता है, क्विप का तो सर्वापारी लोप हो गया, रूप बन जाएगा ग्रावस्तुत। ठीक है, तो रूप इसके ऐसे ही चलेंगे, ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुतौ, ग्रावस्तुता, इस तरीके से। तो पत्थर की स्तुति से क्या मतलब है, तो बहमी व्याख्याकार ये लिखती है कि जब सोम का अभिषव साधन किया जाता है, तो सोम को, अर्थात सोम एक लता विशेष है, उसको इस पत्थर पर कूटा निचोड़ा वगैरह जाना है, तो उसकी पहले स्तुति की जाती है पत्थर की, हे पत्थर देवता, कि हमारे सोमलता का अच्छे से रस निकालना इत्यादि कुछ की जाती है। तो यह है ग्रावस का स्वभाव है जिसका, यह समझना है इसको। तो ठीक है मित्रों, तो ये बन गया आपका ग्रावस्तुत। इतने सारे जो उदाहरण थे वो भ्रास भास इसके पूरे हो गए, इस सूत्र के ये उदाहरण। अब आइए, आपके जो ये व्याख्याकार हैं, सुधा व्याख्याकार, वो क्या, उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया है, आपको वो दिखाते हैं, उसका भी अवलोकन हम कर ही रहे हैं निरंतर। आइए उसे देखते हैं। तो स्थिति यह है, हम पढ़ते हैं विभ्राट से। ठीक है, एभ्य अष्टभ्य क्विप स्यात् ताच्छीलादि कर्तृषु, ये तो आपने पढ़ ही लिया था। विभ्राट कैसे करेंगे, विशेषेण भ्राजते तच्छीला, ऐसा विग्रह कर लीजिएगा। विपसर्ग पूर्वक भ्राज धातु कुपी, और इकारे गते लशक तद्धिते इति कस्य हलन्त्यम इति, और पस्य, जिसकी भी संज्ञा हुई है सबको लिख दिया है। पस्य इत संज्ञायाम लोपे च कृते वीर प्रत्यय वश्यित संज्ञायाम तस्य लोपेति लोपे कृते विभ्राज इति। फिर क्या होगा, कृदम तत्वात् प्रातिपदिकत्वे, और सु का उ गते, सस्य हल्न्याभ्य इति लोपे, और वृक्ष भ्रज सृजमृवांशा इति जस्य षत्वे, ये मूर्धन्य शाय भैया, जलाम जसोन्ते इति शस्य डत्वे वावसाने इति वाटत्वे, वैकल्पिक तत्व मतलब चरत हो जाएगा, तो विभ्राट और इति, और एक बार विभ्राट, ये दो रूप बन जाएंगे। ठीक है, ये तो था भ्राज धातु का। दूसरा है भाष धातु का, भा बनेगा, उसकी भी यही प्रक्रिया है कि भाष धातु भ्रास भास इत्यादि न कुपी, कुपः सर्वा सर्वस्य अपहारी, सब कुछ लोप हो जाता है। तो कृतन प्रातिपदिके सौ उलोपे हल्ग्या देना इति सलोपे भाषः सस्य, मतलब धातु के खुद सकार, क्योंकि प्रत्यय का सकार तो लोप हो गया है सु का, उसको रुत्वे रेफा से विसर्गी च करते भा इति रूपम। इसके बाद जो अग्रिम इसके उदाहरण है, उस पर राल्लोप सूत्र उद्धृत किया था, तो उन्होंने वो दिया है राल्लोप कहाँ से क्या अनुवर्तन होता है, क्या अर्थ होता है। ठीक है, इन्होंने दे दिया। तो धातु के वकार का लोप करना इस ध्रुव धातु में विशेष है। तो कैसे बनेगा कि ध्रुव धातु क्विपी, क्विपो लोपे, और राल लोप इति वलोपे धुर इति कृतन तत्वात् सौ उलोपे हल्न्यादिना सलोपे र्वोरुपधाया दीर्घ इति दीर्घे रेफस्य विसर्ग सत्वे च तत्सिद्धि बन जाएगा है धूहु। चलो, दीर्घ कौन किया यहाँ पर, दीर्घ के लिए याद रखना र्वोरुपधाया दीर्घ, क्योंकि धातु तो ध्रुव ऐसी ह्रस्व है, तो र्वोरुपधाया दीर्घ का इस धातु, इससे यहाँ पर दीर्घ हुआ है। ऐसे ही आगे है ऊर्क, ऊर्क में ऊर्ज धातु है, क्विपी क्विपो लोपे सौ उगते सलोपे रात सस्यति नियमात जलोपा भावे, रात सस्य यहाँ पर नियम लगता है। ठीक है, अगर रेप से परे संयोगन सकार का ही लोप होता है, ये नियम है।
जलोपाभावे चोकू से यह सिद्ध हो जाएगा, ऊर्ज, ये सब रूप चलेंगे इसके। ऐसे ही प्री धातु से ये बना लेना, भ्रास भ्रासित पूह, पूह बनाना है ना आपको, तो प्री जो दीर्घ ऋकारांत धातु है उससे कोई सर्वापारी लोप, एक सूत्र है उदोष्ट पूर्वस्य, इस सूत्र से उकार के उदोष्ट पूर्वस्य सूत्र के द्वारा उत्त हो जाएगा प्री के री। देखो प्री में री है, मैंने स्लाइड में शायद आपको ये नहीं बताई है बात, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। प्री में दीर्घ ऋकार है, उसको उदोष्ट पूर्वस्य सूत्र द्वारा, क्योंकि ये ओष्ठ पूर्व धातु है, दीर्घ ऋकारांत है, तो इसको हो जाएगा उर, ह्रस्व उ, मतलब होगा तो उ विधान उरण से ऊपर उरण रपर से रेफ हो जाएगा, तो पुर ऐसा हो जाएगा। और फिर वो रूप धाया दीर्घ से उसे दीर्घ कर लेना, तो क्या बना लेना, पूह, यह स्थिति है इसकी। तो प्री धातु से पूहु ये बन जाएगा। और जूहू में दीर्घ कैसे हुआ उसकी कहानी इन्होंने लिख दी, दृषि ग्रहणस्य अपकर्षणात् जू धातु दीर्घ। तो उत्तर सूत्रादिति भाव, अपकर्षण इसलिए कह रहे हैं कि अन्यभ्यो की दृश्यन्ते से अगला सूत्र है, तो अगले सूत्र से अपकर्षण किया जाता है, और जो सूत्र पहले होते हैं उनसे अनुवृत्ति आती है। तो अपकर्षण में क्या हर जगह किया जाएगा क्या, तो नहीं लिख रहे हैं, अत्र व्याख्यान में शरणम, जहां जहां व्याख्यान है अपकर्षण केवल वहीं पर हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से। तो जू कह रहे जू इति सौत्रो धातु तस्मात् क्विपि लोपे दृषि ग्रहण से अपकर्षणात् जवते दीर्घ, इस जू धातु में दीर्घ कर लेना, तो ये जो ह्रस्व जो था वो बड़ा ऊ बन जाएगा, जू ऐसा। और प्रात संज्ञा करके जो सू लाओगे और ससुरत्व विसर्ग करके जुहू ऐसा बना लेना। और ग्रावस्तुता का मतलब यही है कि ग्रावाणम स्तौति, तो ग्रावन शब्द नकारांत है जो पत्थर का वाची है, उसका ये ग्रावाणम स्तौति द्वितीय का रूप है। तो ग्रावस्तुत यहाँ पर ग्राव पूर्वस्तु धातु हो कुपी, तो क्विप हो जाएगा, क्विप का सर्वापारी लोप कर देना, रसों से प्रतिकृति से तुक करके ग्रावस्तुत बना लेना। ठीक है, तो भैया यहाँ तक की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। अब आइए अग्रिम स्लाइड में चल के कोई प्रत्यय विधायक जो एक वार्तिक है उसके द्वारा कुछ अन्य शब्दों की सिद्धि को देखते हैं। चलिए, तो अब है इनमें से ये है, चलिए मित्रों, अब यहाँ पर वार्तिककार ने एक वार्तिक उद्धृत किया। वो ये वार्तिक है, क्विप वची प्रच्छायतस्तु कटप्रु जू श्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणम च। यह वार्तिक है। इस वार्तिक से किस किस का विधान होता है आप ये देखिए, हमने इसके विवरण में लिखा है कि क्विप दीर्घ असंप्रसारण विधायकम वार्तिक, मतलब एक क्विप प्रत्यय का विधान करता है, दीर्घ का भी विधान करता है, और असंप्रसारण का विधान करता है, अर्थात संप्रसारण न हो, इसका ये विधान करता है। ठीक है, तो इससे क्या रूप बनते हैं इन पर चर्चा करते हैं अभी। और मित्रों ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार का एक वार्तिक मिलता जुलता सेम डिट्टो है, थोड़ा सा कहीं पाठ वेद से उणादि में भी मिलता है। इस पास पर बड़ी लंबी बहस है, बाल मनोरमाकार इस संदर्भ में क्या लिखे हैं देख सकते हैं कि दो एक जैसी चीज एक उड़ादी में एक यहाँ क्यों दे दी है, इस सब पर भी एक बड़ी चर्चा है इस वार्तिक को लेकर के। तो आप तो यहाँ के प्रसंग में इस वार्तिक को जाने कि कोई प्रत्यय के प्रसंग में पढ़ा गया है, तो तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थों में है। इस वार्तिक की चर्चा और ये दो बार है, सिद्धांत कौमुदी में दी गई है, उसका क्या फल है आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर लक कौमुदी पढ़ रहे हैं, अतः यहीं के लायक चर्चा करेंगे। बस वार्तिक का अर्थ क्या है, वार्तिक के अर्थ को आप ऐसे देख सकते हैं, वैसे लक कौमुदी में अर्थ नहीं दिया गया है क्योंकि वार्तिक से ही लगभग अर्थ गतार्थ है, फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे लिखा है कुछ कि तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी कर्तृषु। अब इसमें सबसे पहले है वची, देखो क्विप ये प्रथमांत पद है, उसको अलग कर देना, क्विप प्रत्यय का विधान करता है। और वची, वच प्रच्छी से प्रच्छ, आयतस्तु, आयतस्तु का अर्थ किया आयत पूर्वक स्तु धातु, कटप्रु, कटप्रु का मतलब है कट पूर्वक प्रु धातु। ठीक है, और जू
देखो जू धातु यहाँ पढ़ाई गया है। और श्रीणाम, श्रीणाम अर्थात श्री धातु, तो इनको एभ्यः षड्भ्यः, इन 6 धातुओं को क्या होता है, दीर्घो, दीर्घ होता है। एभ्य धातुभ्य कोई प्रत्यय स्यात्, तो दीर्घो दीर्घ होता है। और असम प्रसारणम च स्यात्, असम प्रसारण भी होता है। तो ये 3 कार्यों का विधान है। यथा योग्य स्थल पर ये तीनों कार्य आपको करते रहने, क्विप तो हर जगह करना ही। तो चलिए, सबसे पहले ये 6 धातु हैं यहाँ पर, वक्तीति वाक, ठीक है। इस यहाँ पर वच परिभाषण धातु है, तो वच धातु से क्विप करेंगे, क्विप का सर्वापारी लोप हो जाता है और पर लोप हो जाएगा। और इस सूत्र एक इस वार्तिक द्वारा और क्या विधान होता है, दीर्घ का। तो वच धातु में किसको दीर्घ की योग्यता है, आकार में दीर्घ कर दीजिए, तो वाच बना लीजिएगा वाच। कृदंत तत्वात् पात्र संज्ञा करेंगे, शुआदि प्रत्यय ला करके वाच सूत्र का बचेगा सा, वाच सा। और भैया ये चकार है ना, चौहकू द्वारा से कुत्त कर दीजिएगा तो क हो जाएगा। और उसके बाद वावसाने करके वैकल्पिक चर्त हो जाएगा, तो वाक वाग 2 रूप बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चौहकू लगा देंगे आप हैं, और झलाम जसोंते से ग और वावसाने से वैकल्पिक चर्त तो क, यही स्थिति होगी पूरी, वाक वाक। ठीक है, ऐसे ये रूप बनेगा। तो ध्यान रखिए, वाक शब्द क्विप प्रत्यांत है। यहाँ पर जहां पर प्रत्यय आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सर्वापारी लोप हो गया है, तो वो क्विप प्रत्यांत आप उसे समझे, एक क्विप प्रत्यांत। अब ऐसे ही दूसरा है प्रच्छी, प्रच्छ धातु। तो प्रच्छ धातु से कुछ और भी कार्य विधान है। जैसे देखिए, प्रच्छ धातु से क्विप किया, क्विप का सर्वापारी लोप कर दिया। तो पहला काम क्विप करना है सूत्र का, सो आपने कर दिया। अब दूसरा काम है दीर्घ करना, धातु को दीर्घ करके आपने प्राच्छ बना लिया, क्विप का वही सर्वापारी लोप कर दीजिएगा। प्राच्छ जब बन गया, अब आप शुभो सूडनुनासिके च, इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये सूत्र कई जगह लगता है, अर्थ भी बड़ा विलक्षण है इसका, इसके कार्य को समझिएगा। सूत्र करता क्या है, मैंने इस सूत्र के जो विवरण में लिखा है उससे आपको काफी स्पष्ट हो जाएगा। इसके विवरण में लिखा है कि तुक सहित से छकार से स्थाने सकार, सूत्र पहला काम करता है, सुनिए, तुक सहित छकार के स्थान में सकार करेगा, जो कि आप यहां देखोगे, ठीक है। और वकार के स्थान में ऊठ करेगा। तो वकार के स्थान में ऊठ का उदाहरण यहां भी प्रस्तुत नहीं है, जहां होगा वहां आगे हम बता देंगे, ठीक है। तो पहला काम करने के लिए यहाँ सूत्र प्रस्तुत है। सूत्र का अर्थ देखिए, ऐसा किया गया। सूत्र को कैसे पढ़ना चाहिए, चिच्छ्वो, च और छा है ना, तो चिच्छ्वो हो। कुछ लोग छ्वो ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा चकार की भी ध्वनि रहे, चिच्छ्वो हो। शूडनुनासिके च, यह है सूत्र। सूत्र का अर्थ भी देख लीजिएगा। सूत्र का अर्थ किया गया है सतुकस्य, सतुकस्य मतलब तुक सहित छस्य, छकार को, और वस्य च और वकार को क्रमशः क्या हो जाता है, स। तो तुक सहित छा को तो इसमें कर लेना भैया स, ये यथासंख्य लगा देना। और जहां आपको वकार मिल जाए, वकार को कर लेना ऊठ। एत इति आदेशौ स्तः, ये 2 आदेश हो जाते हैं, पर कब, परे रहते की स्थिति देखिएगा। अनुनासिके क्वौ, स्तः अनुनासिके क्वौ, अनुनासिक के परे रहते, सबसे पहली स्थिति है अनुनासिक के, अनुनासिक के परे रहते, क्वौ, क्विप के परे रहते, और तीसरी स्थिति है झलादौ च कितिंगिति, और झलादी कितिंगित के परे रहते। यहां पर तो आपको क्विप परे साक्षात मिल जाएगा, ठीक है। आइए सूत्र को यहां घटाते हैं। सूत्र कहता है शतुकस्य छस्य। अब आप ये ध्यान रखिए, जो आपकी ये प्रच्छ गीप्सायाम धातु है, ये जो छा से पहले जो च दिखाई दे रहा है वो वस्तुतः तुक का है। वहां पर छेचा सूत्र द्वारा तुक का आगम हो चुका है, ठीक है। तो उस तुक को, तुक के तकार है उसको चकार हो जाता है। तो वो चकार वस्तुतः आप समझ गए होंगे तुक का है, तुके का आगम है उसका है ये।
तो इस सूत्र क्या होता है, तुक सहित छकार को, कहने का मतलब है च और छ, इन दो वर्णों को एक साथ क्या होता है सूत्र के द्वारा, श श होता है। और वाको ऊठ का जो उदाहरण आएगा मित्रों, वो आगे कहीं आएगा, वहां स्पष्ट कर देंगे। और आपको उदाहरण देखना ही है तो भैमी व्याख्या देख लीजिएगा। हम यहाँ पर उस मूल से संबंधित नहीं है, उसे यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे। तो आपने क्या कर दिया, इसको स कर दिया। परे क्या है यहाँ पर, क्विप। तीन चीज में से कुछ भी परे होना चाहिए, या तो अनुनासिक परे हो, या क्विप परे हो, या झलादी कितकित परे हो। इतनी चीजों में से कुछ आपको परे रहना रहेगा, तब यह वार्तिक आराम से यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो आपने अब च छ अर्थात तुक सहित छकार को क्या कर दिया है, यहां पर तुक सहित छकार को कर दिया है अब सकार। तो प्रास, और जो सू का स है, इस सू के स को आप पहले ही यहां पर कर चुके हैं क्या, सू का उकार चला हटा देना, सू के सकार को हल, सू के सकार का हलनियादी लोप कर देना, प्राश ऐसा बचेगा। फिर एक सूत्र आप जानते ही हो, वृश्च वृश्चिशाम, उस सूत्र के द्वारा इस तालव्य शकार को मूर्धन्य कर लेना, प्राश, और शकार को प्रसंधि कार्य वही है कि जस तो कर देना पहले ड, और फिर उसको वैकल्पिक चर्तो करके प्राट प्राट, ये दो रूप बनाइएगा। ये है आपके, इसकी विग्रह वस्तुता ये है, यहां पर देखिए, पृक्षतीति प्राट, अर्थात पूछने का सील, अर्थात स्वभाव है जिसका, या धर्म है जिसका, अथवा साधु करता है, उसके कहेंगे हम प्राट। तो कैसा अद्भुत रूप है, प्राट से कोई भला समझ सकता है क्या, जब इस व्याकरण की प्रक्रिया को उतना न जाने रहेगा, कैसे ऐसे भी इसका अर्थ होता है ना, जानना मुश्किल होगा। तो ये स्थिति है। आइए अब आगे पढ़ते हैं, अग्रिम उदाहरण है। देखो आपने पढ़ लिया वच प्रच्छ आयतस्तु। आयतस्तु का मतलब है आयत पूर्वक स्तु धातु। तो इसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, आयतम स्तौति। आयत को जो स्तौति, आयतम अर्थात आयत के द्वारा जो स्तुति करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम आयतस्तु। आयत के द्वारा मतलब आयतम अर्थात विस्तृतम। ठीक है, ये कुरान की कोई आयत वायत नहीं है भैया, इधर आयतम अर्थात विस्तृतम स्तौति, ये अर्थ करना चाहिए। विस्तार से स्तुति करता है, ऐसा स्वभाव आप चारण भाट इनका होता है, बड़ी जोरदार स्तुति होती है उनके द्वारा। तो यहाँ पर आयत पूर्वक स्तु धातु से आप क्विप प्रत्यय करेंगे, तो आयत स्तु क्विप, और धातु को दीर्घ, तो आयतस्तु में इस ऊ को दीर्घ कर लेना, आयतस्तु। और क्विप का सर्वापारी लोप, सू सू का बचेगा सा, और सकार का क्या कर दीजिएगा, खरबसार से विसर्ग कर दीजिएगा, रुत और विसर्ग, तो आयतस्तु यह बन जाएगा। ठीक है, फिर अग्रिम उदाहरण है आयतस्तु कटप्रू। कटप्रू में भी क्या है, कटम प्रवते इति कटप्रू। इसका भैया क्या अर्थ है, कटम प्रवते। तो कटम तो सब लोग जानते हैं कि कटम भैया चटाई होती है ना, यही जानते हो ना, कटम पर तो कट नाम है चटाई का। और प्रू धातु, तो प्रू धातु तो जाने अर्थ में होती है या, लेकिन कटम का अर्थ वैसे इससे ऐसा लगता है कि कटम प्रवते, चटाई बनाने वाला, ऐसा अर्थ में ऐसा समझा करता था, और ऐसा नहीं है। ठीक है, टीकाकारों ने लिखा है कि कटम, कटम अर्थात समसानम, और प्रू धातु गत्यर्थक है, तो प्रवते अर्थात गच्छति, अर्थात समसान जाने का, रहने का स्वभाव है जिसका, उसे हम कहेंगे कटप्रू। तो ऐसा कौन है कि शमशान रहने का स्वभाव है, वो ऐसे हैं भगवान शिव, या फिर अन्य कोई जो भी शमशान रहने के स्वभाव वाला। तो यहाँ पर इस प्रू धातु को दीर्घ कर लेना बस, क्विप, क्विप के परे रहते दीर्घ, तो कट जो ह्रस्व था वो दीर्घ हो गया, कटप्रू, और स्वाधिकार कर लेना, कटप्रूहु बना लेना। इनकी सिद्धि में कोई काठिन्य नहीं है, ये सरल है। आगे फिर कहा कि जू रुकता,
इस बात को ध्यान दीजिएगा। जू रुकता, अब जू धातु यहाँ पर पढ़ी गई, ये तो भैया सूत्र में ही पढ़ दी, क्या समझे? अभी आप जू धातु के बारे में जो इस वार्तिक में पढ़ रहे हो, इस वार्तिक से पहले भी जो आपने सूत्र पढ़ा था, भ्रास भास धुर्वी द्युतोर जी प्री और जू, जू तो वहां आ गई, इसलिए कह रहे हैं जू रुकता। वरदराचार्य जी ने उसका उदाहरण नहीं दिया कि भैया जू तो कही जा चुकी है, अर्थात वो तो सूत्र में ही पढ़ी गई है। तो इससे क्या लगता है? इससे लगता है, टीकाकार कुछ कहते हैं कि जू का ग्रहण इस वार्तिक में नहीं करना चाहिए। या तो वार्तिककार को ये पता नहीं था कि पाणिनि जी ने जू कह दिया है या नहीं कह दिया, किस, या फिर इसका कुछ अन्य प्रयोजन है। तो एक टीकाकार तो ये कह रहे हैं जू का ग्रहण नहीं करना चाहिए इस वार्तिक में, जू के विषय में तो पहले ही कहा जा चुका है। जिनके विषय में नहीं कहा गया उसका व्याख्यान इस वार्तिक में किया गया है, ठीक है। तो जूहू ये तो रूप पहले ही बना चुके, इसलिए कहा जू रुकता है, जू के विषय में कहा जा चुका है। चलिए अब अंतिम श्रीणाम, श्री धातु, धातु है आपकी श्रीय शेवायाम, श्रीय शेवायाम धातु से क्विप करिए। धातु वैसे तो ये ह्रस्वीकारांत है, लेकिन अब हो जाएगी ये, इसको दीर्घ हो जाएगा है, क्योंकि दीर्घो असंप्रसारणम, जय सूत्र केवल क्विप ही नहीं करता, ये दीर्घ भी करता है, और जहां संप्रसारण संभव था उन जगह संप्रसारण नहीं होने दिया, जैसे वच धातु में नहीं इसमें होने दिया, और भी जहां जहां योग्यता है वहां नहीं होने देगा ये, ठीक है। तो अब धातु को दीर्घ कर लिया तो श्री बन जाएगा, और स्वादि कार्य कर लेना और उसको ऋतुसर करके श्री ही ऐसा बन जाएगा। तो मित्रों मेरे नाम में है श्री ओम, और एक बार मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। अब मेरे से पूछा उन्होंने, जैसे श्री और ओम, तो ओम का पहले पूछा कि ओम में क्या है, ओम का अर्थ क्या है, तो मैंने बता दिया कि अवति रक्षती ओम, और ओम से तीनों देवता गृहीत होते हैं कि अकार अश्च उश्च मश्च इति ओम, ऐसे भी बनाते हैं। तो अकार आपका जो है वासुदेव का है अकार, और उसमें है उकार, और उकार ब्रह्मा जी का वाचक है, और मकार जो है महेश का वाचक है, ऐसे करके प्रणव में तीनों देवता है, ऐसे करके उसकी, चलो इसकी तो व्याख्या हो गई। अब उन्होंने फिर पूछा कि श्री शब्द कैसे बना, और मित्रों उस समय मैं श्री शब्द के विषय में जानता नहीं था, लघु कौमुदी पढ़ा था लेकिन भूल भाल गया था, इतना कहाँ ध्यान था। तो पर मेरे अंदर क्या था कि जानो या न जानो, इंटरव्यू में जाओ तो बताओ जरूर। हमने बताया कि श्री धातु में, जाने क्या बता दिया था, हमें कुछ नहीं पता है, मतलब जो भी था वो गलत था। लेकिन सबसे मजेदार बात ये रहती है कभी कभार कि कभी कभार आप नहीं जानते हो ना, और इंटरव्यू में ये स्थिति होती है कि हर एक उतना थोड़ी ना जानता है, ठीक है। तो जो भी बताया उन्होंने मान लिया कि हाँ ये सही है। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है। तो मुझे तब से ध्यान है कि अरे मैंने पता नहीं क्या बता दिया, राम जाने, लेकिन इसमें तो एक क्विक प्रत्यय हुआ है, इसका सर्वापारी लोप है, और इससे यहाँ पर दीर्घ भी हुआ है। तो तब से मुझे श्री ही ध्यान है कि श्री शब्द की सिद्धि ऐसे होती है, श्री शिवायाम धातु से। आप लोग भी याद रखें कि श्री शब्द तो हर एक आपके नाम के आगे भी जुड़ता है, जब कोई आपके बोलेगा श्रीमान अमुक अमुक करके कुछ भी नाम, ठीक है, तो श्रीमान श्रीमती अवश्य होते ही हैं प्रयोग। तो ऐसे करके ये सभी शब्द इतने क्विप क्विप प्रत्यांत बनाए गए, तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में, ठीक है। अब आइए अंत में देख लेते हैं सुधा व्याख्यान को कि इन शब्दों की सिद्धि में उन्होंने क्या क्या कहा है। तो चलिए मित्रों, तो सबसे पहले इसी सूत्र के उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। ये लिख भी रहे हैं भैया, उणादि सूत्रम इदम, ये वार्तिक नहीं से लिख रहे हैं, तो सूत्र ही लिख रहे हैं भैया ये विद्वान, ठीक है। तो वच धातु से क्विप, क्विपी लोपे, और क्विप क्विप बची प्रच्छाय तस्तु कटप्रु जु श्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणम च इत्यनेन दीर्घे असंप्रसारणे च कृते कृतंतत्वात् प्रातिपदिकत्वे
तस्मात् सौ उलोपे हल्न्यादिना सलोपे चोकु इति कुत्तो च तत्सिद्धि, ऐसे बन जाएगा। फिर छो सूडो नुनासिके, तो इस सूत्र में क्या है, छकारात तो कह इश्चित्ते नौकार निर्देशा, तो ये सूत्र है जो कि आपका क्या करता है, ये सूत्र तुक सहित छकार को सकार का विधान करता है और ऊठ भी करता है वकार को। ये सूत्र दो काम करता है, ठीक है, अग्रिम पेज में है इसके जो व्याख्या है। तो इसको ऐसे लिखा है इन्होंने, यहाँ प्राट बनाना है इससे, तो वो कैसे बनेगा कि प्रच्छ धातो कुपी कुपो कुपोह लोपे कोई बची प्रच्छायतस्तु इत्यादि वार्तिके न प्रच्छ धातो दीर्घे असम प्रसारणे च जाति, और छोह सूडो नुनासिके च इति शतुकस्य छस्य सत्वे स हो जाएगा, तस्मात् स लोपे ससंज्ञादना लोपे वृश्च भ्रश्च, ये ब लिख दिया, वस्तुतः हुआ है ये वृश्च भ्रश्च इति शस्यशत्व जलाम सुनते सस्य डत्वे, अरे पूरी बात लिख दी इन्होंने तो, वा वसाने इति तत्वे प्राट इति रूपम, ठीक है। और जस्त वाला भी पक्ष होगा प्राट प्राट, ये रूपद्वयम बनेंगे। आयतस्तु का मतलब है आयतम स्तौति इति विग्रह, आयतम मतलब विस्तृतम स्तौति, तो कोई बची बची से इक्विप कर देना स्तु धातु को दीर्घ, और प्रकृत सूत्र से क्या कर देना इसमें निपातना देव समास है। आयत और स्तु का समास कौन करेगा, कोई नहीं करने वाला है, तो निपातन से समास हो गया। निपातन का मतलब है सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातन, कि प्रक्रिया से बना बनाए रूप को यदि प्रस्तुत किए कर दिया जाए सूत्र या वार्तिक में, उसे निपातन समझा जाता है। तो निपातन से यहाँ पर समास हो गया है। निपातन मतलब वार्तिक कार के मत से या सूत्रकार के मत से उन्होंने ऐसा ही प्रयोग किया है, तो हम मान लेंगे कि समास युक्ति ही प्रयोग होता है। तो समासत्व प्रातिपदिकत्वे तस्मात् स उलोपे शस्यऋत्वे रेफस्य विसर्गे चक्रे तत्सिद्धि। ऐसे ही कटप्रू में समझना, कटपूर्वक प्रू धातु कोई बची प्रच्छायतस्तु कटप्रू इत्यादि ना प्रच्छ धातु दीर्घत्व, अरे प्रच्छ नहीं भैया, प्रच्छ तो निकल गई ना, प्रू धातु लिखना चाहिए इन्होंने, है ना, प्रू धातु, प्रच्छ धातु नहीं है इसमें, तो प्रू धातु दीर्घत्व से करते, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर इसमें। क्विपो लोपे विभक्ति कार्य चक्र तत्सिद्धि बन जाएगा। जू रुकता है, जू के विषय में पहले ही कह दिया, कहाँ कह दिया कि भ्रास भास इत्यत्र शेष यहाँ कह दिया गया, अतो अत्र तद ग्रहणम मास्तु इति बाबा, अतः उसका ग्रहण यहाँ नहीं करना चाहिए। और श्री में क्या कर दिया, श्री शेवान धातु से कोई दीर्घ करके श्री बना लीजिएगा मित्रों। तो बस इतना ही कहा गया है और एक प्रकरण भी पूरा हो गया मित्रों। अब कृदंत प्रकरण का एक अंतिम वीडियो बस कल बनेगा, तो ये पूर्वक कृदंत प्रकरण पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज यही समापन करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव पुरुषोत्तम।